इस इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी सेक्सी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं और यदि आप वयस्क हैं तो इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपके हार्मोन भी बढ़ सकते हैं जिन्हें नियंत्रित करने के लिए आपको पास के तालाब स्थल पर जाना होगा। तो ये गड्ढे है। एक्सप्लेन तो आज हम बात करने जा रहे हैं 1975 की सबसे विवादित फिल्म के बारे में जो 10 से ज्यादा देशों में बैन है, जो एक शापित दैवीय हास्य कविता पर आधारित है। तो इस फिल्म को मूल रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया। तो उसे गोली मार दो। हम अपनी कहानी पर आते हैं। तो कहानी शुरू होती है इसके पहले भाग इंटी इन्फर्नो से, जहां हम देखते हैं कि 4 बहुत ही नीच बूढ़े आदमी बैठे हुए हैं। और मैं ये परिचय क्यों दे रहा हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा। और ये 4 बूढ़े अलग अलग पदों पर बैठे हैं, जहाँ एक राष्ट्रपति होता है, एक ड्यूक, एक बिशप और एक मजिस्ट्रेट। तो मैं आपको बता दूं कि 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने इटली पर अधिकार कर लिया था, जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि कैसे वे इस रस्म को पूरा करने के लिए एक दूसरे की बेटियों से शादी करते हैं। फिर हम इन 4 बेवकूफों को एक किताब में हस्ताक्षर करते हुए देखते हैं, जिसके अनुसार वे ऐसे बुरे काम करेंगे कि उनके पिता भी उन्हें श्राप दे रहे होंगे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो वे शैतान के करीब जा सकते हैं, और यही उनका मकसद था। इसे पूरा करने के लिए वे अपने गार्डों की मदद से 4 युवकों को ढूंढते हैं। इसके बाद वे उन्हें अपनी सुरक्षा में भर्ती कर लेते हैं और फिर वे उन 9 लड़कों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। और जब एक आदमी उनसे बचकर भाग रहा होता है तो वे उसे गोली मार देते हैं। करके वे इन 9 लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ईवा की माँ उनसे दूर भाग रही है, जिसके बाद इन 4 बूढ़ों के सुरक्षा गार्ड भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ ईवा की माँ समझ जाती है कि वह उनसे और उन दोनों से बच नहीं पाएगी। जहाँ उसकी माँ मर जाती है वहाँ मरने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे ईवा को पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। और इस तरह उसकी हवेली में 8 लड़कियां और 9 लड़कियां रह गईं। क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह इस संस्कारी फिल्म का पहला पार्ट खत्म होता है और अब आते हैं दूसरे पार्ट यानी सर्कल ऑफ मैनियाक्स पर। और ये पार्ट दिव्य कविता। जैसे ही ये भाग शुरू होता है हम देखते हैं कि वे 4 बुजुर्ग 4 नई वेश्याओं को हवेली में ला रहे हैं, जहां वे 17 गुलाम पहले से मौजूद थे। और वह उन वेश्याओं को आदेश देता है कि वे एक एक करके आएं और उन 4 बुजुर्गों को बुरी कहानियां सुनाएं, ताकि वे गुलाम एक दूसरे का हस्तमैथुन करना शुरू कर दें। और फिर हमें पता चला कि ये चारों हरामी खुद तो कानून का पालन नहीं करते और इन 17 गुलामों के लिए कानून बना रखा है, जिसके मुताबिक कोई भी गुलाम किसी वेश्या के साथ सेक्स नहीं कर सकता। और इस दौरान इन सभी गुलामों को नंगा रहना होगा और ना तो ये भगवान का नाम ले पाएंगे और ना ही कुछ गलत कर पाएंगे। और फिर वेश्या उन्हें अपने जीवन के सभी ग्राहकों के बारे में बताती है, ताकि दासों को 1 घंटे तक लड़ना न पड़े। लेकिन वे 4 बुजुर्गों से तंग आ जाते हैं और किसी भी पुरुष या महिला दास को समय से खिलाने के लिए कमरे में ले जाते हैं समय पर। और फिर इस वेश्या की कहानी से प्रेरित होकर मजिस्ट्रेट एक लड़की से कहता है कि उसे नहीं पता कि हस्तमैथुन क्या होता है, और वह उसे कुत्ता कहने लगती है और इन सब से तंग आकर किसी तरह वहां से भागने लगती है। फिर मजिस्ट्रेट के साथ साथ कुछ गार्ड भी उसका पीछा करने लगते हैं और गार्ड आगे बढ़कर उसे पकड़ लेते हैं, और अब वह उसके साथ क्या करेगा ये तो पता चलेगा। फिर हम सब उसे एक कमरे में खाना खाते हुए देखते हैं। तभी एक गार्ड एक लड़की को नीचे पड़ी अंगूठी उठाने के लिए कहता है और इसी बात का फायदा उठाकर वह अपना सामान अपने लॉकर में रख देता है। और ये प्रक्रिया देखकर मुझे पता नहीं चलता क्या कर रहा है। इसके बाद चारों वेश्याएं चारों बुजुर्गों से कहती हैं कि हमें उन्हें हस्तमैथुन की प्रक्रिया सिखानी होगी, क्योंकि हम जन्मजात शिक्षक हैं। और फिर वह एक डमी लाती है और दासी को उसे हटाने के लिए कहती है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसे बताया गया था मजिस्ट्रेट ने हस्तमैथुन किया, और उसके भागने के बाद पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और फिर उन्होंने उसका गला काट दिया और उसे मार डाला। और उन्होंने सभी दासों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका यही परिणाम होगा। और फिर हम मजिस्ट्रेट को देखते हैं जो कुर्सी से अपना सामान उठाता है और कहता है कि अब हमें एक पुरुष और एक महिला को चुनना चाहिए और उनकी शादी करानी चाहिए। फिर उनकी शादी करवा देते हैं और फिर उन्हें एक कमरे में एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वे दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और घुलने मिलने लगते हैं तो 4 में से 2 बुजुर्गों को रोका नहीं जा पाता और वे उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और जब कोई लड़की ऐसा करती है नहीं खाती, वो उसे खाने में कील मिलाकर खिला देती है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है।
अब हम इसका तीसरा भाग करते हैं, जिसे सर्कल ऑफ शिट कहा जाता है। इसलिए ये भाग बहुत घृणित हो सकता है और यदि आप कमजोर दिल वाले हैं तो आप इस भाग को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इस वीडियो के तीसरे भाग में चलते हैं, जहां सिग्नोरा मैगी नाम की दूसरी वेश्या आती है और अब वह सभी को अपने बारे में बताना शुरू करती है। वह बताती है कि एक बार उसे अपनी मां पर विश्वास करना पड़ा था, जिस पर मजिस्ट्रेट बुजुर्ग अपनी बुराई के साथ कहना शुरू कर देता है, इरादा की कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो लोग भी मूर्ख होते हैं जो अपनी मां को ही सब कुछ मानते हैं। तभी इवा, जिसकी मां ने अपनी जान देकर उसे बचाने की कोशिश की थी, रोने लगती है, जिस पर मजिस्ट्रेट को बहुत गुस्सा आता है और अब इवा भगवान का नाम लेने लगती है, जो उन बुजुर्गों की नज़र में बहुत बड़ा पाप था। और अब गुस्साए मजिस्ट्रेट सबके सामने अपना पायजामा खोलता है और गंदगी करता है और अब वह ईवा को इसे खाने के लिए कहता है और ईवा को ये घिनौना काम करना पड़ता है। और ये दृश्य देखकर मुझे दीपक कलाल की एक पंक्ति भी याद है। और फिर ये चार बुजुर्ग मजिस्ट्रेट को वही चीज देने लगे और खुद खाने लगे, यहाँ तक कि नाश्ते में भी उन्हें ये सब दिया गया और जो कुछ उन्होंने नहीं खाया उसका नाम एक रजिस्टर में लिखा गया ताकि उसे अंत में सबसे दर्दनाक मौत दी जा सके। और यहाँ मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना घृणित था, जहाँ इन चार बुजुर्गों को दिमाग में नहीं भेजा गया था और इस तरह अब वह रोज उसकी सेवा करेगा और वह उसे खाएगा। और मैं वैसे अब वह दूसरे से प्रेरित हो गया और एक रात वह अपने सभी गुलामों की पीठ देखने लगा, जहां उसकी योजना थी कि जिसकी पीठ सबसे आकर्षक थी वह उसे वहीं मार देगा जहां उसे किसी लड़की की पीठ पसंद आएगी। और जब उसे गोली मारने के लिए बंदूक चलाता है, इसमें गोलियां नहीं होती हैं, जिस पर तानाशाह उस गुलाम से कहता है कि हम तुम्हें इससे भी भयानक मौत देंगे। इसके बाद वह चारों बुजुर्गों को गुलाम दिखाते हुए अपने गुर्गों या गुलामों से शादी कर लेता है। एक तानाशाह से कहता है कि तुम्हारा शासन है। इस हवेली में तोड़फोड़ की जा रही है, जिस पर तानाशाह जाता है और दो लड़कियों को एक साथ सोते हुए देखता है और इन बुजुर्गों के नियमों के अनुसार कोई भी गुलाम एक साथ नहीं सो सकता है, जिस पर तानाशाह उन पर बंदूक तान देता है, जिस पर लड़कियां उन्हें बताती हैं कि वहाँ एक और गुलाम है, एक नौकरानी के साथ सोता है और वहाँ चारों तानाशाह उसे पकड़ लेते हैं, फिर चारों को गोली मार देते हैं और उस गुलाम और उस नौकरानी को मार देते हैं। और अब चारों बुजुर्गों ने सभी गुलामों को गंदगी से भरे टब में डाल दिया और ये तीसरा भाग अब यहीं समाप्त होता है। हम इसके चौथे भाग को स्पष्ट करें, जो रक्त का चक्र है, जहां हम चार तानाशाहों में से एक को कुर्सी पर बैठे हुए देखते हैं और वह अपनी खिड़की के बाहर अन्य तीन तानाशाहों को गुलामों पर अत्याचार करते हुए देखता है। और इन तानाशाहों द्वारा नियुक्त चार रक्षकों में से दो हमेशा कुर्सी पर बैठे रहते हैं तानाशाह की रक्षा के लिए, वह कुर्सी और बाकी दो रक्षक उन तीन बाहरी तानाशाहों के साथ उन गुलामों पर अत्याचार करेंगे। फिर पहले तानाशाह की बारी खत्म होने के बाद दूसरा तानाशाह उस कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और शुरू हो जाता है। बाकी तीन गुलाम, जहां वो तानाशाह पुरुष का लिंग काट देते थे, महिला के स्तन काट देते थे, किसी की आंखें निकाल लेते थे और किसी की जीभ काट देते थे। ऐसा करते समय आखिरी तानाशाह आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और अब वो तीन तानाशाह जो हवेली के अंदर थे नाचना शुरू कर देते हैं। और फिर हम दो गार्डों को नाचते हुए देखते हैं जो हवेली के अंदर थे और हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं इस वीडियो में बस इतना ही दिखा सकता हूँ और इस समय कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मुझे अनुमति दें, क्योंकि इस कहानी को बताते हुए मैं भी अभिनय के चरण में आ गया हूँ और मुझे इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए बाथरूम जाना होगा। मुझे जाना होगा।